न्यूटन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B। ये क्या होगा? ये डाटा बोलो नहीं आप बदल दिया जा रहे हैं ना। बोलो इनका क्वेश्चन है क्या बेटा? चलो देखो क्या क्वेश्चन है बेटा सीरीज का। बोला कि बेटा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच क्या फाइंड करना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है इसके बीच का क्या रिजल्टेंट जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक आप बेटा आप कहाँ से हो? कहाँ पर आपके साथ हैं? ये 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है। सारी वैल्यू आपको 10 ओम दी गई। कितनी दी बेटा? 10 ओम दी गई। ठीक है यहाँ पे सारी वैल्यू क्या है आपका? 10 ओम है। कहा क्या है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक अब देखो करेंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच आपको निकालना था। ये वाला जो डाटा है और ये वाला जो डाटा है ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा है साइड में, तो इनको हम क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है जहाँ से करंट पास आउट नहीं होगी जिनके बीच पूछा जाएगा इसका तो सर्किट ऐसे कंप्लीट हो रही है। ये सर्किट से साइड में लगा है वहाँ से करंट पास आउट नहीं होगी तो उससे हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देंगे। देखो ये 10-10 सीरीज में 20, 10-10 सीरीज में तो कितना हो गया 20 और ये 10-10 सीरीज में 20, ये 20-20 पैरेलल में 10, तो 10 + 10 + 10 और इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ऑप्शन है तो ये हो गया 30। कितना हो गया आपका? ठीक है चलो मैं इसमें बेटा ये पढ़ा चुके हैं इनका क्वेश्चन का। कैसे बता दें? ऐसे समझ गया। फिजिक्स कौन पढ़ाते थे आप लोग? राजेश और प्रिंसिपल सर की बात करता हूँ उससे पढ़ाते हैं। चलिए उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई तो इसलिए कम पढ़ा पाते हैं। डेली नहीं आते। चलो तो ये केस हो गया बेटा। यहाँ से दिखा देते हैं कि वायर रेजिस्टेंस क्या होगा। आगे कहाँ तक हो गया था वो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा डाटा वाला क्या क्या दिया है बना लेते हैं। कितने सेगमेंट है ना? तो यहाँ सारे वैल्यू 1
सारे के सारे आपके जो रेजिस्टेंसेस हैं बेटा सारे रेजिस्टेंसेस कैसे हैं आपके एक एक ग्रुप के बोला गया है। इस ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट, ठीक। एक ए पॉइंट है, दूसरा क्या है आपका बी पॉइंट है। इस ए और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। जब इक्विवेलेंट निकालना होगा बेटा ना तो हम करते हैं यहाँ से, ठीक। ये जो पॉइंट आपका जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से आप यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही रेजिस्टेंस आपका यहाँ है, ठीक। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है। अब कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। एक तो कंडीशन ये होता है कि जब यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये होता है। ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, ये फिर तीनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में फिर आपस में किसमें हो जाते हैं पैरेलल में। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है बेटा यहाँ पे उतारेंगे तो रिजल्ट वही आता है। दूसरा तरीका होता है पी वाई क्यू करके हम लोग आर वाई एस के टर्म में भी करते हैं कि पी वाई क्यू वाला फंडा यहाँ क्यों नहीं लगता है, जैसे इसे पी मानो इसे क्यू मानो, इसे आर मानेंगे बट यहाँ पे एस पे बाइफर्केशन है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो हम ज़्यादा बेटर क्या जो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं वो वही किया जाता है कि अगर एक तरीका यहाँ से यहाँ तक जाने जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। और जब इक्वी पोटेंशियल हो जाते हैं तो उस केस में इनकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका होता है इग्नोर करने का। जैसे दो अगर सेम पोटेंशियल पे है तो उस पोटेंशियल के बीच के करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। करंट की वैल्यू जीरो होगी तो इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ सर्किट आगे से बाइफर्केट हो रहा है, बाइफर्केट हो रहा है तो उस केस में आपको एक पॉइंट चेक करना पड़ता है कि आपको ये आइसोलेशन पे अगर मिलता है तो यहाँ से करेगा अगला स्टेप ये हो जाएगा और ये वाला स्टेप आपका ये होगा, तब फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप इसी को साउंड आउट कर दिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 2 और ये 2 1 का 2/3 हो जाएगा। अब फिर इनको सारे को आप सीरीज में करना, इनको फिर क्या करिए ये दो आपस में सीरीज में आ जाएंगे, फिर इनका पहला कर लिए तो मैंने वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। कोई लाइन क्यों कर दीजिएगा वसूली हो जाएगी। चलो ये सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर, ये क्या करेंगे इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ एमएफ बी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक। एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू, ये सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ 3/4 3/40 जो आप काउंट कर लीजिए यहाँ पे कितना 1/7 कहीं मिस्टेक और कैलकुलेशन, हाँ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक। हाँ देखिए चलो। अब दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करते हैं उसको करंट सप्लाई करते हैं। करंट सप्लाई से करेंगे बहुत लंबा हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे थे बेटा, हाँ चलो अगर उस पर आंसर लगाने पर नहीं मैच होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे कैलकुलेशन वाला आंसर तो लगाइए, ठीक है। कौन पे हो गया ये बोला सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द करंट ड्रॉन इज आई, ठीक। इफ एन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, ठीक। ऐसे कर लो बेटा। क्वेश्चन है आया बेटा 7/8 7/8। हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ। देखिए इसको तीसरा ये नीचे वाला एक एक हो गया और उसके बाद से यहाँ से 1/3/8 सही है। आ गया आपको का वो आया कि नहीं इसका, अरे देखो यार देख लो ये हो गया 2, ऐसा देखो A11 सीरीज में हो गया 2 2 1 का ये हो गया, इस पूरे का 2 बाई कितना आया बेटा 3 बाई आ गया, ठीक।
अब ये तीनों सीरीज में हो गए। इस पूरे का अगर हम लोग R1 ले लेते तो R1 की वैल्यू होगी 1 + 2/3 + 1 एलसीएम आएगा बेटा 3, तो 3 × 3 और ये 3 6 to 8/3 आ गई R1 की वैल्यू। और ये दोनों सीरीज में है, जैसे R2 ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गई। आपको निकालना था R इक्विवेलेंट। अब ये और ये इसके पूरे ग्रुप कैसा हो गया पैरेलल, और जब पैरेलल में हो गया तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा 1/8/3 + 2। ठीक, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर 3/8 प्लस कितना 1/2 सर। ठीक, अब ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू भी मिल गई 1/r की है, इसका एलसीएम लो लगे तो होगा 8 बेटा, तो 3 ये हैं 1/2 सर, 2 को 1/2 सॉरी ये सीरीज में था ना 1/2 वाला 1/2 है। ठीक, तो ये 1/2 है। एलसीएम कितना हो गया आपका 8, तो 8 3 जैसे ये हो गया और 2 4 जा यानी 4 ये तो ऊपर हो गया 7/8 = 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 8/7। ये आया था। चलो अब इसी को लगाने का देखो वहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा मेथड दिया है करंट बाइफर्केशन। करंट आप सप्लाई दिखाइए तो दिया है देखो, यहाँ से पूरा करंट क्या किया, वहाँ से यहाँ से बाइफर्केट हुआ, फिर यहाँ जाके फिर बाइफर्केट हुआ, फिर आपका ये चापटा का ये पूरा करंट निकालिए तब जाके। ठीक है, अब चाहे तो वहाँ से क्या करिए उसको डिस्कनेक्ट करने का यही तरीका होता है कि अगर दोनों पोटेंशियल सेम है तो आप इसको क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसी को देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। ऐसे ऐसे बेटा n रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस n सभी के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ दी गई। ये सेल है, सेल का ईएमएफ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिलहाल ये भी R के बराबर ही दिया गया है। सेल का ईएमएफ कितना E है बेटा। ठीक, तो ये n सेल थे, बोला गया है इस केस में करंट की वैल्यू I फ्लो हो रही है। अब देखो ये कंडीशन क्या होगा, ये इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में जुड़े हैं, जब सीरीज में जोड़े जाते रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली सम कर लेते हैं। डायरेक्टली क्या करेंगे सम कर लेंगे, तो ये रेजिस्टेंस है जिसका कितना होगा NR हो गया, और ये R उसके साथ में कैसे है, ये भी तो सीरीज ऐसे करंट जब फ्लो करेगा तो ऐसे जाएगा ना, जैसे देखो ये रूट है आपका जाने का। ठीक, तो NR तो इतने पोर्शन का हो गया जो n रेजिस्टेंस एक्सटर्नल में लगाया था, और इस इंटरनल को भी यहाँ पे हम लोग क्या जो क्वेश्चन है वहाँ पे R से कैपिटल R से दिखाया है, तो ये इसके साथ किसमें हो जाएगा सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या NR + R, और करंट की वैल्यू होती है बेटा EMF टोटल EMF अपान NR प्लस क्या हो गया R के बराबर। R को कॉमन कर सकते हो हैं R डैश से क्या, अरे दोनों R नहीं दो R यहाँ से बोल रहा है, अरे किसी दिखा दो दोनों बराबर दिखाया है, वो R डैश हो R की हो से मतलब में जो भी दिखाया दोनों बराबर है। ठीक, तो उस केस में आ गया यहाँ पे R कॉमन कर लो n + 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसकी वैल्यू करंट की आई है। बाद में कहा गया है इन रेजिस्टेंसेस को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए इन रेजिस्टेंसेस को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो कंडीशन क्या बनेगी। देखो जब पैरेलल में जोड़ोगी बेटा ना तो इनका जो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा, अगर इन्हें हम लोग किसमें जोड़ देते हैं पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू R/n हो जाती है। अरे 1/R1/R1/R होगा, रिवर्स करोगे R बाई क्या आएगा ये। जब पैरेलल में से जोड़ेंगे हम लोग, देखो ये नहीं 1/R ऐसे मालूम है n रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर दिया आपकी बात बेटा कहाँ पे पैरेलल में, और जो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग उसी बैटरी से फिर से दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल जो बैटरी लगी थी ना अभी की बेटा वही है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो बेटा आपका R ही है, ये R है। ऐसे ऐसे ये रेजिस्टेंस को जोड़ा गया और ये पैरेलल में जोड़े गए। जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो इधर इक्विवेलेंट तो होगा R/n हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/n हो जाएगा। तो जब R/n हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे तो देखो ये E है, इस पूरे का R/y कितना हो गया ये समझ रहे हैं ना, कई बार बताया जा चुका है। इक्वल रेजिस्टेंस बेटा अगर ये जोड़ोगे तो जितना बार जोड़ेंगे उतने बाई में हो जाएगा। ठीक, सीरीज में जोड़ते पूरे टाइम्स हो जाता है। ठीक, तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ से जब करंट आपकी फ्लो करेगी, करंट I तो फ्लो करेगा, करंट I फ्लो करेगा तो उसका डिस्टेंस में कितना होगा टोटल EMF E है अपान R + R/n। ठीक,
इस केस में ई हो गया, ई अपन आर काउंट कर लो, 1 + 1/n आ गया। ठीक, इसका अगर एलसीएम आप लेना चाहते हो तो ये आएगा n + 1/n आएगा ना। आई डैश की वैल्यू आएगी e/r ब्रैकेट में n + 1/n हो गया। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। हमें क्या पूछा गया, आई डैश ले लो, पहले वाला करंट आई था, अब इसमें क्या मान लिया, आई डैश मान लिया। आई डैश अपन आई पूछा है कि आई अपन आई डैश, क्वेश्चन में क्या है, yeah, resistors are connected in parallel to the same battery, then the current drawn from a battery is अच्छा 10 I से। इसमें जो आई डैश की वैल्यू दी है क्वेश्चन में दिया बोला वो 10 I के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, कहा है अब जब उसको हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 10 I हो गया, पहले के करंट का 10 गुना हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आई डैश की वैल्यू जो है वो 10 × I के बराबर है। ठीक, तो बेटा आई की जगह क्या रख दिया है, पहला वाला क्वेश्चन कहां गया, ये वाला। तो यहां पे आई डैश की वैल्यू है e/r ब्रैकेट में n + 1/n = ठीक, ये था हमारा कौन सा आई डैश है, आई की वैल्यू ये निकाला है ना हमने, ये निकाला है r ब्रैकेट में n + 1/n निकाला है। और इसकी जो वैल्यू है 10 × I की वैल्यू है e/, ये है r ब्रैकेट में कितना n + 1। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, e कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों साइड से सेम सेम है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ जो डाटा हमारा बच रहा है वो कितना बच रहा है, n + 1, और ये डाटा हमारा पैराग्राफ में डिवाइड कर दो, n + 1 = 10 × n + 1/n। ठीक, इतना समझे। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ठीक, अगर n से आप इधर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे हमको इधर शिफ्ट कर लिया जाए तो शिफ्ट करेंगे तो n ब्रैकेट में n + 1 = 10 ब्रैकेट में n + 1, n + 1 मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन है। तो नंबर ऑप्शन जो हो गए वो कितने जोड़ना पड़ेंगे आपको, 10 रेजिस्टेंसेस को अगर आप जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो करंट आपका किसका सीरीज में जोड़ने पे आपका क्या मिलता था जितना, उसका पैरेलल में जोड़ने पे 10 टाइम हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। समझे कि नहीं। ओके बेटा, और कुछ ला के जब आता रहता है ना, मोस्टली बैलेंस कंडीशन में ही आता है, आपको जो पूछा जाता है अनबैलेंस होने में बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन है द सर्किट इज द फॉलोइंग, द करंट इज द फॉलोइंग सर्किट, करंट की वैल्यू आपको आई की वैल्यू पूछी गई 2 3 ABC है, D3 3 है और पोटेंशियल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पूछी गई है।
हो गया, ये हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब बता देता हूँ, बना ही दिया तो बता क्या है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यही है पॉइंट, यहाँ से करंट है, जरा बताना। 2 वोल्ट 3 ओम यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। करंट इन द सर्किट, करंट की वैल्यू क्या होगी, एक बार ट्राई करिए, बाकी तो भी कर लीजिए, तभी ट्राई करिए। चलिए देख लीजिए बेटा, निकल गया करंट, यहाँ से आएगी, ये इधर से जाएगी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इन दोनों का सीरीज की वैल्यू कितने हैं, 3 6 हो गया, और 6 और 3 पैरेलल में हो गए, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3 + 1/6, सीधे होता है R1 R2 पर R1 + R2 होता है, ठीक। इसको जब करेंगे ये आ गया कितना, ये 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 2 और ये 1 R इक्विवेलेंट हो, ये 1/R की वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/3 मतलब 2 ओम। करंट कितना 2 ओम, और I बराबर होता है E/R या V/R जो भी कहते हैं हम लोग, तो V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, R की वैल्यू 2 ओम है, तो वैल्यू कितनी आ गई, यानी करंट की सप्लाई होगी। अब यहाँ पे ये पूछा गया, देखो एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, देखो इधर देखिए, टोटल करंट आपको इतना है, अगर पूछ ले कि अगर यहाँ पॉइंट दे दे ABC, AC के थ्रू पास होने वाला करंट कितना होगा, ये डायरेक्ट टू C, तब करंट कितना होगा, AC के थ्रू करंट कितना होगा, निकाल ले, सेकंड पार्ट बना लो, 1/3 एम्पीयर, कितना 1/3 एम्पीयर, पीछे लगाओ, धारा बढ़ जाएगी, बढ़ती बात कितनी, वही नहीं जानते। चलिए देखिए जो लोग नहीं जानते हैं, जब करंट बेटा बाइफरकेट होता है तो पार्ट में, ठीक, इसके लिए फार्मूला आता है, जैसे मान लो करंट आई जा रही है, मान लो यहाँ से करंट आने वाला I1 है और इधर से जाने वाला कितना ले लिया हमने I2, तो जिसका निकालना है ऐसा करेंगे, जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है उसकी जो वैल्यू होगी, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट सेगमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ क्या, अपोजिट सेगमेंट, अपोजिट वाला कौन सा, आना हमें निकालना इससे है, रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, दूसरा सेगमेंट, 3 ये कितना है 6, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 3 + 6, ठीक, टोटल क्या रेजिस्टेंस की बात करेंगे, दोनों सेगमेंट में जितने लगे, तो I की वैल्यू को निकाल चुके हैं, 6 अपॉन क्या हो गया 9, तो 3 से काट दो 2 और ये 3, मतलब हो गया 2/3 एम्पीयर। तो इस वाले सेगमेंट से जाने वाला करंट की वैल्यू 2/3, अगर आप इसमें से पूछा जाएगा तो 1/3, ठीक। हमेशा ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें से जाएगा बेटा, जिसके हमेशा ज़्यादा करंट उसमें से जाएगा जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, भाई कम रेजिस्टेंस है इसका करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, सब कुछ चलेगा।
फिर ज़्यादा तो हम लोग क्या लाते हैं, कष्ट लगा लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं, चलो गलती हो गई, ठीक नहीं है। इसका आगे क्या स्कूल में तुम लोग आजकल तो हाई वाइज सिखाते हैं, हाँ हमारा जो क्या ओरिजिनल कल्चर था उसको तो भुला दे रहे हैं, बैकवर्ड बैठ जाते हैं। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन था, बोला कि बैटरी चार्ज ठीक है एट ए पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट, एक बैटरी चार्ज की जा रही है कितने वोल्ट पोटेंशियल तक, 15 वोल्ट, ठीक है, फॉर की 8 आवर्स, ठीक 8 आवर्स है 15 वोल्ट फॉर 8 आवर्स, व्हेन द करंट फ्लो इज 10 एम्पीयर, ठीक द बैटरी ऑफ द डिस्चार्ज सप्लाई द करंट ऑफ 5 एम्पीयर, ठीक है, फॉर 15 आवर्स, ठीक द मीन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज 14 वोल्ट। बोला वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज, बैटरी की एफिशिएंसी कितनी होगी, पहले का इनपुट निकाल लो बेटा और फिर निकाल लो आउटपुट, और इनपुट अपन आउटपुट इंटू 100 जो होता है उसे हम लोग कह रहे हैं एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक क्योंकि आपका परसेंटेज मिल जाएगा, तो इनपुट हो जाएगा आपका क्या कह रहे हैं, बोलो BIT क्या ले रहे हैं, पावर जो आपको बताया था ना कल, आपको पावर के लिए बताया था एनर्जी जो आपकी होगी, तो E इनपुट हो गया, BI/T वोल्टेज कितना पहले है 15 करंट आवर 15 8 आवर हो गया, तो ये हो गया 15 150 into 8 1200 इतना क्या वाट, ठीक वाट इंटू आवर, या इसी को जूल आप कह सकते हो, ठीक वाट आवर और या जूल कह लीजिए, इतनी इनपुट एनर्जी उसने दिया कंज्यूम जो किया, और जो आउटपुट कह रहा है क्या कह रहे हैं, आउटपुट कह रहा है, आउटपुट की वैल्यू फिर आएगी कितना B डैश I डैश इंटू T डैश, B डैश 14 I डैश 5 T डैश 15, अब टाइम बाद में 15 हो गया, ठीक अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, सही घटा हुआ है ना, ठीक 15 5 75 और 75 इंटू 14 कर लो, ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये हो गया 14, ये हो गया 75 14% और 60 हाँ 1050 ठीक है, तो 500 क्या आपका हिसाब में, तो ये हो गया 1050, इतना वाट आवर क्या हो गया आपका, ये आउटपुट हुआ, इसका मतलब सुन लो, एक कोई जैसे घर में बैटरी आप लगाते हो ना इन्वर्टर की, ठीक जो बैटरी होती है वो जो सप्लाई आपको घर में आता है तो चार्ज होता है, जब लाइट चला जाता है तो डिस्चार्ज, यही होता है ना, चार्जिंग होती है जब लाइट आती है तो चार्ज होता है, लाइट जाती है तो डिस्चार्ज होता है, मोबाइल आपकी होती है जब आप क्या करते हो उसको सप्लाई से लगा देते तो चार्ज होता है, और जब आप बतियाते हो तो डिस्चार्ज होता है ना, ठीक तो उस केस में क्या हो गया, इसका मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, तो कहा गया है कोई सोर्स है जिसको इतना देर तक चार्ज किया, कितने 15 वोल्ट की सप्लाई दिया, 10 एम्पीयर करंट और कितने 8 घंटे तक किया, तो उस केस में और फिर जो चार्ज हुआ रेस्ट हो, अब उससे जो हम आउटपुट जब ले रहे हैं ना 14 वोल्ट का आउटपुट दिया था 15 वोल्ट दिया 14 वोल्ट आउटपुट, ठीक और क्या कितने एम्पीयर का 5 एम्पीयर करंट, पहले 10 एम्पीयर चार्ज में दिया 5 एम्पीयर हो गया, और टाइम हो गया कितने घंटा 15 घंटा, तो आउटपुट जो पावर हमारा टोटल आया एनर्जी वो इतनी आई, तो हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी को ईटा से दिखाते हैं, एफिशिएंसी मतलब क्या, हिंदी में दक्षता शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जो एफिशिएंसी, ठीक ईटा से दिखाते हैं, एफिशिएंसी को किससे दिखाते हैं हम लोग, ईटा से, ईटा मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ई आउट अपॉन ई इनपुट इनटू 100, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 के बराबर होता है, आउटपुट इनटू इनपुट और क्या आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 के बराबर होता है, ठीक 114 ये वैल्यू आउटपुट हमारा है 1050 और इनपुट दिया था बेटा 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों जीरो यहीं उड़ा लेते हैं बेटा, 12 से काट दो कितनी बार जाएगा 896 बचा कितना 7 और सब हो गया ना 12 ठीक बचा हमारा 10 100 12 4 5 6 7 मतलब अप्रॉक्सीमेट
अप्रोक्सीमेटली 85.83%। ठीक, कितना है आपका बोलो 85.83 या 84% कर लो, 84% अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आपकी क्या है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी आ गई कितना है, 1050 से 1200 से भाग दे दो, 1200 से भाग दो, बड़े 100 का ले लो। हाँ, हमेशा आउटपुट अपन ही होता है बेटा, 1050 डिवाइडेड बाई 1200, 87 आ रहा है, तो कहीं गलत है बेटा, 87 या 85 नहीं आ रहा है। अच्छा, वहाँ से राउंड अप करने से छोटा कर रहे हैं, 87 पॉइंट बेटा आ रहा है 5, 87 पॉइंट कैलकुलेशन यहाँ पे फॉल्ट कहीं हो रहा था, 87.5%। याद रखिएगा, जब भी परसेंट इफिशियंसी हम निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, जब भी आप इफिशियंसी से बात करते हो तो कभी भी लिखना रुकेगा, ठीक, जब भी किसी मशीन किसी सिस्टम की जो एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं ना, तो हमेशा वो 1 से कम आएगा, परसेंटेज में देंगे 100% से कम आएगा। कभी भी किसी भी एनी सिस्टम कुछ भी दिया गया है तो उसकी एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होगी। कोई भी अगर आपको मशीन दी गई है तो उसकी एफिशिएंसी जो होती है नेवर भी क्या 100%, कभी भी एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ आप लोग एफिशिएंसी जो सिस्टम की 100% से हमेशा क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ जो एफिशिएंसी आ रही है 87.5%, बहुत अच्छा इंजन है, इतना एफिशिएंट है, ठीक। आपको कितना है नहीं बोले, पहले थोड़ा बोलो, पहले से दूसरी क्लास में बोलो, पहले से दूसरी क्लास में उल्टा करो, हमेशा पहले से जैसे परसेंटेज है तभी 100 से ऊपर आता है। उसको लोग जाते थे सर 11-12 मिला के 3 दिन देते, केवल 3 दिन देते घर पे नहीं, हाँ स्कूल में छोड़ो, केवल 3 दिन 11-12 मिला दिन ऐसे पूरा कर देते एक दिन में रजिस्टर में हैं, रजिस्टर में सबसे ज़्यादा पैसे हमारी है सब सारे परसेंट आपका, तो नंबर भी आपको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए स्कूल में, शायद मिलेगा ना। हाई स्कूल में क्या परसेंट पाया था, कम था 80%। गाँव के स्कूल में पढ़े थे सब, अरे ठीक है, कहीं पढ़ते मतलब है लेवल से छोटा था, वहाँ पर लेवल बड़ा परसेंटेज पढ़े थे सब, पैसा बढ़ेगा। आशा तो ये अगर ना पढ़े पड़ेगा। चलो ठीक और बेटा ठीक है, three resistances PQR, three resistances PQR each up to ohm, each up to ohm, and an unknown resistance yes, and an unknown resistance yes, from the four arms of the unknown resistance yes, from the four arms of a Wheatstone bridge circuit, four arms of a Wheatstone bridge circuit. देखिए वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम is connected parallel to S, the bridge gets balanced, bridge जो है बैलेंस हो जाएगा,
दिस गेट्स बैलेंस, दिस कैसे हो जाता है आपको बैलेंस। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस, एस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस, यस है इसकी वैल्यू क्या होगी, हम डायग्राम आपको जो मेरे फंक्शन बताया था दूसरा बताया था। यहाँ पे क्या है, बोला क्या गया है बेटा, ए 2 यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसको एच बोला गया है और इसके पैरेलल में क्या कर दिया आपने, एक करंट कर दिया 6 ओम का। मैं क्लास लेता हूँ, ये कंडीशन आपका होगा। यहाँ पे कितने ओम के हैं, 6 ओम के। पूछा गया है कि जब 6 ओम का इसके पैरेलल में करंट कर देते हैं इसके, तो ये बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने का मतलब बेटा यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन विक्षेप नहीं होगा। तो बोला गया है एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू चलिए देखिए, ये कहा गया मान लो समथिंग जो भी वैल्यू में ले लिया या तो बैलेंस कंडीशन में इम्बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन हम लोग बोलते हैं, ये बैलेंस में भी लिखते हैं। बैलेंस कंडीशन में हम लोग रखते हैं P/Q को क्या लिखते हैं, R/S, ये वेरिएबल का बैलेंस कंडीशन कहलाता है। ठीक, तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, S की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। S की वैल्यू यहाँ से निकालो तो बाकी हमारा क्या होगा, कट लग जाएगा। तो S की वैल्यू आएगी, यानी X की जब यहाँ हमने X से लिया है, क्या लिया है X, तो X की वैल्यू आएगी 2। अब ये 2 इन दोनों के मिलने से हो रहा है ना, किसके मिलने से, S + 6, और दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब 1/x की वैल्यू होगी 1/s + 1/6। अब यहाँ पे 1/x की वैल्यू आपको 2 मिल गई है, 1/s है, 1/6 है बेटा, तो 1/s की वैल्यू निकालोगे 1/2 - 1/6, एलसीएम में 6, 2 3 6 बन जाएगा, बचा आपका 2y कितना 6, s की वैल्यू करोगे 6/2 रहते हैं, कितना बना गया 3 हो गया।
कल कुछ भी हो ये सही होनी चाहिए। हाल में बड़ा बात कौन सा क्या लगा है? जैसे कल एक दिन से ये और ये इसका सेम इसको तो मान यस मान इसको तीन लोग समाप्त समाप्त में लोग एस्मा एस्टू का पालन प्रोसेस होता है ना। आगमन आगमन का नाम तो साथ होता है। उसको यहाँ पर यस सोच सही है, लगना थोड़ा सा गलत कर दिया। जैसे ये है ना, कोई हम नहीं किया, दूसरा थोड़ी किया, आपने वही किया है, लेकिन आपने उल्टा रख दिया है ना। जैसे जो पहला में है, पहला में कितना है आपका यस है और दूसरा वाला कितना 6 है। इनका इक्विवेलेंट आप निकालोगे ना तो 1/, मान लो x मान लिया जैसे, तो 1/s प्लस 1/, कितना आएगी 6 है ना। ये वैल्यू जो आएगी तो 1/x की वैल्यू मिल रही है ना। ये आपने एलसीएम निकाला तो 6s हो गया एलसीएम, ठीक। तो ये ऊपर आ गया क्या s 6 + s या s + 6 कुछ भी आपने लिख दिया। अब x से निकालोगे ना तो ये 6s अपान क्या 6 + s, और आपने लिखा क्या है 6 + s अपान क्या 6s, उल्टा यहाँ सोच से सही लग रहा है। चलो हो गया यहाँ का ये चीज़ आपकी होती है। यहाँ से कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। बैलेंसिंग आपका क्वेश्चन बेटा बात होगा क्वेश्चन का माना है तो उसके आगे बताएं। potential intersect is set up as the potential gradient across the potential with the value k volts per centimeter, and the emitter current in the circuit reads 1 ampere. Value of 2 milliamps will off. The value point when the t between the terminal first and second is calculated and third. These are calculated. The magnitude of the resistance R and X will be R equal to respectively. तो कैसे हम क्या करेंगे ऑप्शन इजीली है। तो आपको सबसे क्या है I into R पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता था पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ K क्या होता है L1। जब एक वाला स्विच को आप ऑन किया ये और ऑन करके बताया था कि एक ऑन किया केवल R1 वाला क्या करेगा 1 2 कनेक्ट करेगा, R वाला पार्टिसिपेट करेगा 1 3 करेगा R और या दोनों करेगा। एक क्वेश्चन से माना I R इक्वल टू K into L1 और I into R plus X इक्वल टू K into L2। I की वैल्यू 1 एम्पीयर है, R की वैल्यू K1 है, R plus X की वैल्यू K2 है। ये इक्वेशन आपको सिंपलीफाई करके कि हमारा R क्या I की वैल्यू 1 एम्पीयर दिया गया था। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर दीजिए जैसे क्वेश्चन आप एक बार से पढ़ते हो तो उसे अगर बोल जाकर क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन बना देगा और इधर से पढ़ो तो इधर भूल जाओगे तब तक। जितना लेंदी कोई अगर लैंग्वेज जितना देखो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उतना ही आसान होता है, ठीक। उसका रिजल्ट जो होगा उतना ईजी होगा। बस ये है कि आप कॉन्टिन्यूटी को एक दूसरे को रिलेट कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझ आइए, बस उतना ही रहता है। मतलब भरवाने के लिए आसान नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिज्म का पहला यूनिट है, ठीक है।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा बात कर रही है, टाइम भी आपसे बचा है, रिलेशन का अच्छा रिलेशन हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टाइम तो ओवर हो गया है, अलियास क्या उम्मीद करने से ये गाड़ी से पाएगा का पड़ गया, ठीक है। देखो होता बेटा, जब भी कोई चार्ज मूव करता है दो चीज़ें होती हैं समझ लीजिए, एक चार्जिंग मोशन और एक होता है चार्जिंग रिएक्शन। चार्जिंग क्या मोशन में यहीं पर क्या होगा, रेस्ट में है तब क्या होगा, चार्जिंग मोशन और चार्जिंग रेस्ट दोनों चीज़ें होती है, चार्जिंग मोशन दूसरा कोई चार्जिंग रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है ठीक, तो ये वनली समझने में क्या आवाज़ करना वनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेवलप ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेवलप या जनरेट जो भी कहे ठीक, वनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। अगर चार्ज आपका किसमें है, रेस्ट में है, तब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वैद्युत से जिसे नहीं पड़ा होगा ठीक। और अगर चार्ज मोशन में है बेटा जब जनरेट तब केवल जनरेट करो, यहाँ तो होगा जनरेट क्या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये बेटा मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करता है। अगर ये मोशन में है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करेगा। अगर ये रेस्ट में है तो केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम जो अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं ठीक है, वो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म जो तो क्या मोशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज मोशन कर रहा है तो करंट डेवलप करेगा, यानी करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में तो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, फील्ड डेवलप करता है। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आप देखो जो हाई वोल्टेज वाला क्या वाटर क्या करंट सप्लाई होता है ठीक है, आप वहाँ से जाओ, जैसे हम ट्रांसफार्मर से आपके घर पर सप्लाई जो आती है तो 220 वोल्ट होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर तक मेन पावर हाउस में सप्लाई आती है 11,000 वोल्ट की होती है। आप उस वायर के सराउंडिंग में क्या होता है, फील्ड स्टाइल डेवलप होता है। इवन आप बड़े बड़े बोर्ड से देखते होंगे जो आता है क्या कहते हैं, पहले मिर्जापुर से लाइट आ रही है, अभी तो बहुत जगहों से आती है, उल्टा बहुत जगहों से। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे लगभग 33,000 वोल्ट होता है। तो उस केस में उसके वायर के नीचे से आप गुजरिए ना, थोड़ा सा एक स्टैंड की रुकिए तो वाइब्रेशन की आवाज़ आपको आती है, वाइब्रेशन की क्या आती है, आवाज़ आती है ठीक। इसका मतलब वाइब्रेशन जो डेवलप होता है ना सराउंडिंग में अपना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है ठीक। अगर आप उसके 4 फीट दूर ही रहिए तभी उसमें क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट कर लेता है ठीक। इसीलिए वहाँ पे ऊपर क्या हिंडर्स क्रिएट कर देते हैं जिससे आपको ऊपर चढ़ने ना आता है ठीक। जैसे यहाँ वाला जो वोल्टेज है आप देखते हो, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, आप प्लग को ऐसे बराबर के साथ सही कर देते हैं ठीक, बहुत इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपको 11,000 वाला वोल्ट के पास में 20 वोल्ट का हाथ पड़ जाता है तो क्या करता है, आपको चिपका देता है ठीक। और वही उससे 33,000 वाले के पास क्या दूर रहेंगे तभी आपको चिपका देगा ठीक। इसीलिए जब अगर जहाँ से जिस एरिया से आपको 33,000 वोल्ट वाला सप्लाई पास होता है वहाँ पे आपकी जो हाइट होती है कम से कम 15 से 20 फीट बिलो ही आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे ऊपर कंस्ट्रक्शन आपको अलाउड नहीं होता है ठीक है। मतलब आप जैसे मान लो घर बनाना है, अब इसके ऊपर से गया है तो आपको ज़्यादा 2 स्टोरी बिल्डिंग आपके वहाँ पास होती है, उससे ज़्यादा ऊपर आपके उनके पास नहीं होती। कारण वही होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर क्या डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो वहाँ पासबिलिटी रहेगी क्या करनी करते हैं आपको शॉक लगने का ठीक। तो कोई भी अगर चार्ज मोशन में है, अगर चार्ज क्या है मोशन में है तो उस केस में अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड डेवलप करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड डेवलप करते हैं। और जब दोनों फील्ड डेवलप करेंगे तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा, मैग्नेटिज्म की वजह से जो इफेक्ट होगा वो भी शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इफेक्ट होगा वो भी शो करेगा। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको पाई जाती है। लेकिन इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर चार्ज के रेशो वाला ही पढ़ा था उन्होंने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे जनरेशन होता है, क्या होता है, कितना होता है। अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या चार्जिंग मोशन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से किसी कंडक्टर में आपका जो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कितना होगा। तो आपने बायो सावर्ट लॉ वगैरह पढ़ा है ना, बायो सावर्ट लॉ ठीक। तो उस केस में पोस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, बायो सावर्ट लॉ हो गया ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आप ठीक है, आप कल जो है इस चीज़ को शुरू किया जाएगा तो आप लोग पढ़ जाएंगे ठीक, पढ़ के जो है
फिर आइए ना जैसे ये समझ में आया। हाँ इसके ऊपर एक साउंड है ना मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इतना पढ़ के आइए कल बातें वो है नहीं ना आप क्या